नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कक्षा 10 किसकी कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों की क्या की जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। डेली एक वीडियो पढ़ रहे हैं, चाहे कक्षा 10 के पढ़ें और चाहे कक्षा 12 के पढ़ें, पढ़ना डेली है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है वो हम कक्षा 10 वालों के लिए बात करने वाले हैं। कक्षा 10 में किस विषय पर, किस टॉपिक पे, तो रसायन विज्ञान में। किसमें? रसायन विज्ञान से जुड़े टॉपिक पे बात करेंगे और रसायन विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तो पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। पहला अध्याय क्या है? तो अम्ल, क्षार तथा लवण, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे इसको। एक वीडियो में हो सकता है ये संभवतः पूरा ना हो, एक वीडियो में ना हो, कम से कम 2 से 3 वीडियो इसके पीछे बने। तो आपको कुछ नहीं, इस सीरीज को देखना है पूरा। उसके बाद इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। पहले ही वीडियो से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है, रसायन विज्ञान कोई बड़ी बात नहीं, आप भी रसायन विज्ञान पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहली हेडिंग आपकी पड़ी हुई है कि विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वह पदार्थ, एक मिनट, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत की देखिए विद्युत का चालन करते हैं। मतलब जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, जो विद्युत को चलने में सहायक होते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अम्ल, क्षार, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अम्ल, क्षार व लवणों के जलीय विलयन में गलित लवण प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसमें अम्ल, क्षार व लवणों के जलीय विलयन में क्या होते हैं? गलित लवण प्रबल। गलित लवण क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, इसी में देखें तो अगली, देखिए इसकी 2 डिफिनेशन दी हुई, आपने एक ऊपर पढ़ा और दूसरी यहाँ पे देखिए नीचे दी हुई है। इस वाले पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, चीनी, ठोस लवण आदि। ठीक है, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप देख सकते हैं। अगली हेडिंग आपकी यहाँ पे दी हुई है, आयनन किसे कहते हैं? आयनन किसे कहते हैं? तो आयनन देखिए, आरहेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल अथवा किसी अन्य उपयुक्त विलयक में घोलने पर वह धनावेशित तथा ऋणावेशित कणों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 कणों में विभाजित हो जाता है। एक किसमें? एक तो धनावेशित और दूसरे ऋणावेशित कणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को आयनन कहते हैं। ठीक है, तो जो 2 कणों में विभाजित होता है, धन और ऋण में, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? आयनन कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे आयनन किसे कहते हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि आयनन दो, वह देखिए आयनन क्या है? किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल अथवा किसी अन्य उपयुक्त विलयक में घोलने पर वह धनावेशित तथा ऋणावेशित कणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को आयनन कहते हैं। ठीक है, अब बात की जाए आयनन की मात्रा। यहाँ पे देखिए आयन की मात्रा पर फार्मूला, जैसे अभी आपको आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो उसका क्या होता है? फार्मूला होता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आयनन का फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तो क्या दिया हुआ है? किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार आदि को जल में विलय करने पर उसके अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में विभाजित हो जाता है, आयनन वियोजन की मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती? आयनन वियोजन की मात्रा कहलाती है। मतलब किसी विद्युत अपघट्य, यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार आदि को जल में विलय करने पर, मतलब विलय करने पर, मिलाने पर उसके अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में विभाजित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? आयनन या फिर वियोजन की मात्रा कहलाती है। इसका फार्मूला दिया हुआ है, आयन की मात्रा बराबर आयनों की वियोजित अणुओं की संख्या बटे वियोजन के पूर्व अणुओं की कुल संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो अगला देखें, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो आयनन की मात्रा को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आयनन की मात्रा विद्युत अपघट्य की प्राकृतिक विलयन के सांद्रण ताप विलयन के सम आयनों की उपस्थिति आदि कारकों द्वारा प्रभावित होती है। मतलब कब प्रभावित होती है? तो आयनन की मात्रा विद्युत अपघट्य की प्राकृतिक विलायक की प्राकृतिक या फिर विलयन के सांद्रण या फिर ताप पर या फिर विलयन की सम आयनों की उपस्थिति पर आदि कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इतने चीजों के कारण प्रभावित होती है। अब देख लेते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है? यहाँ पे देखो ताप का प्रभाव दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो ताप का प्रभाव क्या होता है? आयनन ताप के समानुपाती होता है, अतः ताप में वृद्धि करने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब ताप क्या होता है? आयनन के समानुपाती होता है। अगर ताप को बढ़ाओगे तो आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, ताप को घटाओगे तो आयनन की मात्रा घट जाएगी। यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है विलयन की सांद्रता का प्रभाव। विलयन की सांद्रता का प्रभाव एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता का प्रभाव आयनन विलयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? विलयन की सांद्रता का प्रभाव में आयनन विलयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः विलयन की सांद्रता घटाने पर अर्थात विलयन को तनु करने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब विलयन की सांद्रता अगर आप घटाओगे तो आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर विलयन की सांद्रता को आप बढ़ाओगे तो आयनन की मात्रा घट जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो अम्ल, अम्ल क्या होता है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अम्ल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है अम्ल। तो अम्ल वे पदार्थ, देखो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यहां पर देखो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए आरहेनियस, ठीक है। आरहेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O+, ऊपर आयन मतलब आयन का वो दिया हुआ है कि धनायन होता है कि ऋणायन, तो वो जो प्लस में लिखा होता है वो क्या है? आयन है, प्लस आयन, धनायन, ठीक है। तो H3O देते हैं। अगली बात देख लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण अगली हेडिंग पड़ी है, तो अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? जान लेते हैं। यहाँ पे ये वाली हेडिंग देखो, अम्ल अधिकांश धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो क्या करते हैं? अम्ल अधिकांश धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। अगला दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखो दूसरा नंबर दिया हुआ है, इस वाले को देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवणों को अपघटित करके लवण तथा कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस देते हैं। क्या करते हैं कि वो अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट लवण को अपघटित करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, ठीक है। तीसरी नंबर पे बात करें तो अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण के साथ जल देते हैं। क्या करते हैं? अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, ठीक है। अगला पांचवा नंबर, चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे दिया हुआ है अम्ल जलीय विलयन से आयनित होकर, क्या? अम्ल जलीय विलयन से आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन H3O देते हैं, वो भी धन आयन में, ठीक है। पांचवें नंबर पे बात करें तो प्रबल अम्लों जैसे HCl H2SO4 NHNO3 का जल में पूर्ण आयनन हो जाता है, जबकि दुर्बल अम्ल जैसे H2S HCN CH3 COOH जल में अल्प आयनित होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा आयन किसका मतलब पूर्ण आयनन किसका होता है? तो HCl H2SO4 और
HNO3 का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए अम्ल आयनित कौन होते हैं तो इसमें से आपको बताना रहेगा H2S, HCN, उसके बाद CH3, COOH होता है। ठीक है, अगली बार पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्षार तथा भस्म। क्षार किसे कहते हैं या फिर भस्म किसे कहते हैं? क्षार या भस्म जिसे कहा जाता है तो उसे किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वह पदार्थ जिनका स्वाद तीखा अथवा कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल में क्या हुआ था? तो अम्ल में ये हुआ था कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते थे, लेकिन क्षार लाल लिटमस को क्या करेंगे? नीला कर देंगे। और इनका स्वाद कैसा होता है? तीखा अथवा कड़वा होता है। और ये स्पर्श में साबुन के जैसा चिकना होता है। ठीक है, आरहेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर डाइऑक्साइड आयन OH ऋणायन देते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों परिभाषा याद रखनी है। हो सकता है वो पूछ ले कि आरहेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा दीजिए, तो आपको ये वाली बोलनी रहेगी। और अगर वैसे केवल पूछ ले कि क्षार या भस्म की परिभाषा बताओ तो आपको ऊपर वाला बताना रहेगा। अब देखिए क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नंबर 1, प्रबल क्षार NaOH, KOH आदि गर्म करने पर पिघल जाते हैं, जबकि दुर्बल क्षार जैसे NH4OH, MgOH का होल ट्वाइज आदि गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिघल कौन जाता है? तो NaOH या फिर KOH आदि। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्षार धातुओं के ऑक्साइडों, अम्लीय ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, नंबर तीसरे पे बात करें तो क्षार जल में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड OH ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, अगर चौथे नंबर पे बात करें तो प्रबल क्षारों जैसे NaOH, KOH, सॉरी लेकिन चौथा नंबर आप में दिया नहीं गया है, तो चौथा नंबर पे परिचर्चा कल कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे, कल नहीं अभी कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है चौथे नंबर पे ये देखो, यहाँ पे इस वाले में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर दिया हुआ। तो यहाँ पे दिया है प्रबल क्षारों जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइज जल में पूर्ण आयनन हो जाता है, जबकि दुर्बल क्षार जैसे NH4OH या फिर AlOH का होल ट्राइज जल में अल्प आयनित होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इतनी इसकी क्या देखे? रासायनिक गुण देखे क्षारों के। अब बात कर लेते हैं अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता के बारे में। अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है और उसके नीचे उसके बारे में कुछ बताया गया जो हम पढ़ते हैं। अभी आप सुनिए, जिन अम्लों तथा क्षारों के आयनन की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्रमशः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहते हैं। क्या हो कहते हैं? जिन अम्लों तथा क्षारों की आयनन मात्रा क्या होती? अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार कहते हैं। इसी प्रकार जिन अम्लों तथा क्षारों की आयनन की मात्रा कम होती है उन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार कहते हैं। तो जिनमें आयनों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उन्हें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं। और जिनमें आयनन की मात्रा कम होती है उन्हें दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इतना आज सब कुछ देखा है। तो हमारे पास समय कम होने के कारण थोड़ा बिजी है इस वक्त, तो आपको पूरा वीडियो बना के नहीं दे सकते इस चैप्टर का, तो अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो इतना आप पढ़िए अभी, फिर देखते हैं, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।